नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो इसके हम लोग यूनिट 3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि 51 से 100 तक क्वेश्चन करने वाले। तो क्वेश्चन आपका है, एन इंक्वायरी लेटर इज यूजली सेंड बिफोर, यानी कि पूछताछ पत्र जो होता है सामान्यतः किससे पहले भेजा जाता है, किस मतलब कि पहले किससे भेजा जाता है। मेकिंग ए कंप्लेंट, यानी कि शिकायत करने से पहले भेजा जाता है, या फिर कैंसिलिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर रद्द करने से पहले, या फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देने से पहले, या फिर आपका ऑप्शन डी आपका सेंडिंग पेमेंट, यानी कि भुगतान भेजने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देने से पहले जो आपका ये इंक्वायरी लेटर भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एन इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर में किसे हम लोग जो इंक्लूड नहीं करते, किसे हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या पूछताछ पत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आवश्यक जानकारी, पोलाइट लैंग्वेज, विनम्र भाषा, क्लियर क्वेश्चंस, यानी कि स्पष्ट प्रश्न, ऑप्शन डी आपका पर्सनल कंप्लेंट्स अनरिलेटेड टू द इंक्वायरी, यानी कि पूछताछ से असंबंधित व्यक्तिगत शिकायतें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग जो शामिल नहीं करेंगे आपके इंक्वायरी लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली आस्क्ड इन एन इंक्वायरी लेटर। तो कौन सी चीज़ें जो ज़्यादातर पूछी जाती है इंक्वायरी लेटर में। तो निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सामान्यतः पूछताछ पत्र में मांगी जाती है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उत्पाद की विशेषताएं, फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पर्सनल हॉबी यानी कि व्यक्तिगत रुचियां, या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन यानी कि राजनीतिक विचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ एन इंक्वायरी लेटर शुड बी, यानी कि पूछताछ पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए। हार्श एंड डिमांडिंग, यानी कि कठोर और जो आदेशात्मक होना चाहिए। इनफॉर्मल एंड इमोशनल, यानी कि अनौपचारिक और भावनात्मक होना चाहिए। कन्फ्यूजिंग एंड लेंथी, यानी कि भ्रमित करने वाली और लंबी होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी आपका सिंपल एंड प्रोफेशनल, यानी कि सरल और व्यावसायिक होना चाहिए। तो लैंग्वेज जो होना चाहिए इंक्वायरी लेटर का, तो वो कैसा होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एन इंक्वायरी लेटर क्लियरली स्टेट्स व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो इंक्वायरी लेटर का कौन सा सेक्शन है जो क्लियरली डिक्लेयर करता है कि इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें मांगी गई है, क्या चीज़ें की जानकारी चाहिए। तो पूछताछ पत्र का कौन सा भाग जो स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन सी जानकारी चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि पत्र का मुख्य भाग। सिग्नेचर, यानी कि हस्ताक्षर। ऑप्शन सी आपका डेट, यानी कि दिनांक। और ऑप्शन डी आपका सैल्यूटेशन, यानी कि अभिवादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि जो लेटर का जो मुख्य भाग रहता है, तो उसमें सभी चीज़ें जानकारी दी जाती है कि कौन सी चीज़ें मांगी गई है, कौन सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्लेंट लेटर, यानी कि कंप्लेंट जो लेटर होता है, कंप्लेंट लेटर होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है। टू प्लेस एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देना। टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन एंड सीक ए सॉल्यूशन, यानी कि असंतोष व्यक्त करना और समाधान प्राप्त करना, यानी कि असंतुष्टि आपको व्यक्त करना और फिर जो आपका कोई सॉल्यूशन प्राप्त करना। ऑप्शन सी आपका टू इनवाइट कस्टमर, यानी कि ग्राहकों को आमंत्रित करना। या फिर ऑप्शन डी आपका टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, उत्पादों का प्रचार करना। तो जो आपका जो प्राइमरी पर्पज होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कंप्लेंट लेटर का, वो होता है कि एक्सप्रेस करना डिसैटिस्फैक्शन को, यानी कि असंतुष्टि को व्यक्त करना और जो समाधान प्राप्त करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंतोष व्यक्त करना और समाधान प्राप्त करना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए कंप्लेंट लेटर शुड बी ऑलवेज बी, यानी कि जो कंप्लेंट लेटर होगा, शिकायत पत्र जो होगा, हमेशा कैसा होना चाहिए। इमोशनल एंड रूड होना चाहिए, भावनात्मक और असभ्य होना चाहिए। ह्यूमोरियस एंड कैजुअल होना चाहिए, हास्यपूर्ण और अनौपचारिक होना चाहिए। पोलाइट एंड फैक्चुअल, यानी कि विनम्र और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी आपका थ्रेटिंग एंड लेंथी, यानी कि धमकीपूर्ण और लंबा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनम्र और फैक्चुअल, यानी कि पोलाइट एंड फैक्चुअल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली मेंशनड इन ए कंप्लेंट लेटर, यानी कि सामान्यतः किसका हम लोग उल्लेख कर देते हैं कंप्लेंट लेटर में, यानी कि जो शिकायत पत्र रहता है उसमें हम लोग किस चीज़ को शामिल करते हैं, किस चीज़ का उल्लेख करते थे मुख्य तौर पर। पर्सनल हॉबीज का, यानी कि व्यक्तिगत रुचियां उसमें शामिल करते हैं। ऑप्शन बी आपका डिटेल्स ऑफ द डिफेक्ट और डिफेक्ट ऑफ और प्रॉब्लम, यानी कि दोष या समस्या का विवरण करते हैं। ऑप्शन सी आपका फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पारिवारिक इतिहास को इसमें मेंशन करते हैं। या फिर ऑप्शन डी आपका वेकेशन प्लान, यानी कि छुट्टियों की योजना को शामिल करते हैं। तो हम लोग जो कॉमनली मेंशन करते हैं कंप्लेंट लेटर में, शिकायत पत्र में, प्रॉब्लम या फिर डिफेक्ट चीज़ें डिटेल, यानी कि उसका विवरण देते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिटेल ऑफ द डिफेक्ट और प्रॉब्लम, यानी कि दोष या समस्या का विवरण करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एक्शन इज जनरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिसीवर ऑफ ए कंप्लेंट लेटर। तो शिकायत पत्र प्राप्त करने वाले से सामान्यतः किस कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, यानी कि रिसीवर से क्या उम्मीद किया जा सकता है कंप्लेंट लेटर से। इग्नोर द कंप्लेंट, यानी कि शिकायत को अनदेखा करना। सेंड अनदर एडवर्टीजमेंट, यानी कि दूसरा विज्ञापन भेजना। या फिर ऑर्गेनाइज ए मीटिंग, यानी कि बैठक को आयोजित करना। ऑप्शन डी आपका रिसॉल्व द कंप्लेंट, यानी कि शिकायत का समाधान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिसॉल्व द कंप्लेंट, यानी कि शिकायत का समाधान करना। तो ये चीज़ हम लोग उम्मीद करते हैं, ये चीज़ अपेक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट इन ए कंप्लेंट लेटर, तो निम्नलिखित में से क्या शिकायत पत्र में उपयुक्त नहीं, कौन सी चीज़ है जो अप्रोप्रिएट नहीं है कंप्लेंट लेटर में। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का स्पष्ट विवरण, रिलेवेंट परचेस डिटेल, खरीद से संबंधित जानकारी, या फिर एब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज यानी कि अपमानजनक या अशोभनीय भाषा, रिक्वेस्ट फॉर करेक्टिव एक्शन यानी कि समाधान हेतु अनुरोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज यानी कि अपमानजनक या अशोभनीय भाषा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कंप्लेंट लेटर शुड इंक्लूड, दो शिकायत पत्र में क्या शामिल होना चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूड रहना चाहिए। इररिलेवेंट पर्सनल डिटेल यानी कि अनावश्यक व्यक्तिगत विवरण, क्लियर डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट यानी कि शिकायत का स्पष्ट विवरण, इमोशनल स्टोरी यानी कि भावनात्मक कहानियाँ, या फिर ऑप्शन डी आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी। तो कंप्लेंट लेटर जो होना चाहिए वो क्लियर डिटेल ऑफ कंप्लेंट यानी कि शिकायत का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर डिटेल ऑफ द कंप्लेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट्स इज ऑफन मेंशन्ड इन ए कंप्लेंट लेटर्स एज प्रूफ ऑफ परचेज, तो खरीद के प्रमाण के रूप में शिकायत पत्र में सामान्यतः किसका उल्लेख किया जाता है, किस चीज़ को जो मेंशन किया जाता है। तो मार्कशीट यानी कि अंक सूची, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, या फिर इनवॉइस और बिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल यानी कि इनवॉइस या बिल को हम लोग जो उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ ए डैमेज प्रोडक्ट इज रिसीव्ड विच टाइप ऑफ लेटर शुड बी रिटर्न, यानी कि अगर आपने कोई खराब सामान या क्षतिग्रस्त सामान जो रिसीव किया है, प्राप्त किया है, तो आप किस प्रकार का लेटर लिखेंगे, किस प्रकार का पत्र लिखेंगे। कंप्लेंट लेटर शिकायत पत्र लिखेंगे, इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र, प्रपोजल लेटर प्रस्ताव पत्र, या फिर सेल्स लेटर। तो आप जो कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, पूछताछ शिकायत पत्र लिखेंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट इन ए कंप्लेंट लेटर, निम्नलिखित में से शिकायत पत्र में कौन सा जो अनुरोध उपयुक्त है। इग्नोर द इश्यू यानी कि समस्या को अनदेखा करे, इंक्रीज द प्राइस यानी कि कीमत बढ़ा दे, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी कि दोषपूर्ण उत्पाद को बदल दे, या फिर कैंसल ऑल फ्यूचर बिजनेस परमानेंटली यानी कि भविष्य का जो पूरा व्यवसाय हमेशा के लिए समाप्त कर दे, पूरा व्यापार समाप्त कर दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी कि जो भी क्षतिग्रस्त प्रोडक्ट है, क्षतिग्रस्त सामान है, तो उसे बदल दे, रिप्लेस कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी मेक्स ए कंप्लेंट लेटर मोर इफेक्टिव, यानी कि कौन सा गुण जो है शिकायत पत्र को और प्रभावशाली बनाता है और प्रभावी बनाता है। एग्रेसिव लैंग्वेज यानी कि आक्रामक भाषा, अननेसेसरी डिटेल्स यानी कि अनावश्यक विवरण, डिलेड रिपोर्टिंग देर से शिकायत करना, या फिर क्लैरिटी एंड पोलाइटनेस, तो अस्पष्टता और विनम्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो क्वालिटी है आपका क्लैरिटी एंड पोलाइटनेस, ये जो और इफेक्टिव बनाता है किसी भी कंप्लेंट लेटर को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए परसुएसिव लेटर, तो परसुएसिव लेटर का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है। टू परसुएट द रीडर टू टेक ए डिजायर्ड एक्शन यानी कि पाठक को इच्छित कार्य करने के लिए प्रेरित करना, टू मेक कंप्लेंट यानी कि शिकायत करना, टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट यानी कि घटना का रिपोर्ट देना, टू प्लेस एन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टू परसुएट द रीडर टू टेक ए डिजायर्ड एक्शन यानी कि पाठक को इच्छित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ए परसुएसिव लेटर, तो कौन सी क्वालिटी यानी कि कौन सी गुण जो अधिक महत्वपूर्ण है परसुएसिव लेटर में। हार्श लैंग्वेज कठोर भाषा, कन्वाइंसिंग आर्गुमेंट्स यानी कि विश्वसनीय तर्क, या फिर ऑप्शन सी आपका पर्सनल इमोशंस व्यक्तिगत भावनाएं, या फिर ऑप्शन डी आपका अननेसेसरी डिटेल यानी कि अनावश्यक विवरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वाइंसिंग आर्गुमेंट्स यानी कि विश्वसनीय तर्क। तो ये आपका जो मस्ट क्वालिटी है परसुएसिव लेटर में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए परसुएसिव लेटर शुड एंड विथ, यानी कि जो एक परसुएसिव लेटर है प्रेरक पत्र है जो किस तरह खत्म होना चाहिए, किसके साथ जो खत्म होना चाहिए, समापन होना चाहिए। ए क्लियर कॉल टू एक्शन यानी कि स्पष्ट कार्य अनुरोध, ए पर्सनल स्टोरी व्यक्तिगत कहानी, ए कंप्लेंट यानी कि शिकायत के साथ खत्म होना चाहिए, एन एपोलॉजी ओनली यानी कि केवल क्षमा याचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए क्लियर कॉल टू एक्शन, स्पष्ट कार्य अनुरोध से जो प्रेरक पत्र समापन होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, इंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टोन इज मस्ट सुटेबल फॉर ए परसुएसिव लेटर, तो परसुएसिव लेटर लिए कौन सा भाव यानी कि कौन सा टोन जो है सबसे उपयुक्त है, सबसे उचित है। रूड एंड डिमांडिंग यानी कि असभ्य और आदेशात्मक, इमोशनल एंड कंफ्यूजिंग भावनात्मक और भ्रमित करने वाला, पोलाइट एंड कन्वाइंसिंग यानी कि विनम्र और प्रभावशाली, और ऑप्शन डी आपका इनफॉर्मल एंड केयरलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलाइट एंड कन्वाइंसिंग होना चाहिए, विनम्र और प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परसुएसिव लेटर, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रेरक पत्र का उदाहरण है, परसुएसिव लेटर का एग्जाम्पल है। लेटर रिक्वेस्टिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, उत्पाद की जानकारी मांगने वाला पत्र। लेटर इनकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने वाला पत्र। लेटर रिपोर्टिंग डैमेज गुड्स यानी कि क्षतिग्रस्त वस्तु की सूचना देने वाला पत्र। तो लेटर अप्लाइंग फॉर ए जॉब यानी कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र। तो कौन सा जो एक परसुएसिव लेटर का आपका एग्जांपल है, उदाहरण, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटर इनकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट यानी कि ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने वाला पत्र। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल जो है इसका क्या मेन पर्पज होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रस्ताव का। टू प्रेजेंट ए प्लान और सॉल्यूशन फॉर अप्रूवल, यानी कि अनुमोदन हेतु योजना या समाधान प्रस्तुत करना। टू मेक कंप्लेंट, यानी कि शिकायत करना। ऑप्शन सी आपका टू प्लेस एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देना, और ऑप्शन डी आपका टू अप्रिशिएट समवन्स वर्क, यानी कि किसी के कार्य की सराहना करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू प्रेजेंट ए प्लान और सॉल्यूशन फॉर अप्रूवल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए बिजनेस प्रपोजल शुड बी, यानी कि एक व्यवसायिक प्रस्ताव जो कैसा होना चाहिए, जो बिजनेस प्रपोजल होगा किस तरह का होना चाहिए। इमोशनल एंड लेंथी, यानी कि भावनात्मक और लंबा होना चाहिए। क्लियर, लॉजिकल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, स्पष्ट, तार्किक और व्यवसायिक होना चाहिए। इनफॉर्मल एंड ह्यूमरियस होना चाहिए, अनौपचारिक और हास्यपूर्ण होना चाहिए। फिर ऑप्शन डी आपका है कन्फ्यूजिंग एंड वेग्यू, यानी कि भ्रमित करने वाला और अस्पष्ट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बिजनेस जो मतलब कि बिजनेस प्रपोजल, यानी कि जो व्यवसायिक प्रस्ताव जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, लॉजिकल यानी कि तार्किक होना चाहिए, और जो प्रोफेशनल होना चाहिए, व्यवसायिक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ ए प्रपोजल एक्सप्लेन्स द सजेस्टेड सॉल्यूशन। तो प्रस्ताव का कौन सा भाग जो सुझाए गए समाधान को स्पष्ट करता है। सिग्नेचर, डेट, प्रपोजल बॉडी या फिर सैल्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रपोजल बॉडी, यानी कि प्रस्ताव का मुख्य भाग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्रपोजल इज जनरली प्रिपेयर्ड बिफोर, यानी कि प्रस्ताव सामान्यतः किससे पहले तैयार किया जाता है। स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, यानी कि किसी परियोजना की शुरुआत करने से पहले। सेंडिंग ए कंप्लेंट, यानी कि शिकायत भेजने से पहले, या फिर इशूइंग ए रिसिप्ट, यानी कि रसीद जारी करने से पहले, या फिर ऑप्शन डी आपका राइटिंग ए थैंक यू लेटर, यानी कि धन्यवाद पत्र लिखने से पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक प्रपोजल जो लिखा जाए जनरली जो तैयार किया जाता है वो किसी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी परियोजना की शुरुआत करने से पहले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रपोजल। तो कौन सा गुण है जो कि प्रपोजल के इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि प्रपोजल को यानी कि प्रस्ताव को जो और अधिक प्रभावी बनाता है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अनावश्यक जानकारी। फॉल्स क्लेम्स, यानी कि झूठे दावे, और ऑप्शन सी आपका एम्बिगियस लैंग्वेज, यानी कि अस्पष्ट भाषा, या फिर वेल ऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड रियलिस्टिक सजेशन, यानी कि सुव्यवस्थित तथ्य और व्यवहारिक सुझाव। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड टू ऑब्टेन। तो प्रस्ताव किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो प्रपोजल लिया जाता है, किस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए लिखा जाता है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। अप्रूवल फॉर ए प्लान और प्रोजेक्ट, यानी कि किसी योजना परियोजना की स्वीकृति के लिए। पर्सनल एप्रिसिएशन के लिए, व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए, या फिर फेस्टिवल ग्रीटिंग्स के लिए, यानी कि त्यौहार की शुभकामनाएं के लिए। तो आपका जो प्रपोजल का जो प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए तैयार किया जाता है, किस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रूवल फॉर ए प्लान और प्रोजेक्ट, यानी कि किसी योजना या परियोजना की स्वीकृति के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए प्रपोजल। तो कौन सा जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है प्रपोजल का, यानी कि प्रस्ताव का कौन सा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आवश्यक भाग है। ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। हॉरोस्कोप, यानी कि राशिफल, या फिर पर्सनल डायरी, यानी कि व्यक्तिगत डायरी, या फिर फैमिली डिटेल्स, यानी कि पारिवारिक विवरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो ये उद्देश्य जो है इसका इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्रपोजल शुड बी बेस्ड ऑन। जो एक प्रपोजल होना चाहिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, किस पे आधारित होना चाहिए। एजम्पशंस ओनली, यानी कि केवल अनुमान पर आधारित होना चाहिए। रूमर्स, यानी कि अफवाहों पर आधारित होना चाहिए। फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल आइडियाज, यानी कि तथ्य और व्यवहारिक विचार पर आधारित होना चाहिए। या फिर इमोशंस ओनली, यानी कि केवल भावनाएं पर आधारित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल आइडियाज, यानी कि तथ्य और व्यवहारिक विचार पर जो एक प्रपोजल बेस्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज मस्ट सूटेबल फॉर प्रपोजल राइटिंग, यानी कि जो प्रस्ताव लेखन के लिए कौन सी जो भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है जो मस्ट सूटेबल है, सबसे अधिक उपयुक्त है। स्लैंग लैंग्वेज, यानी कि बोलचाल की अशिष्ट भाषा, या फिर इमोशनल लैंग्वेज, भावनात्मक भाषा, या ह्यूमरियस लैंग्वेज, यानी कि हास्यपूर्ण भाषा, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि औपचारिक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि औपचारिक भाषा। तो ये इस तरह का भाषा होना चाहिए प्रपोजल राइटिंग के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव द चांसेस फॉर प्रपोजल अप्रूवल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है प्रस्ताव की स्वीकृति की संभावना बढ़ाती है। वेग्यू इन्फॉर्मेशन, अस्पष्ट जानकारी, इरेलेवेंट एग्जाम्पल, असंबंधित उदाहरण, या फिर लॉजिकल जस्टिफिकेशन विद सपोर्टिंग फैक्ट्स, यानी कि तार्किक औचित्य एवं सहायक तथ्य, या फिर एग्जेगरेटेड क्लेम्स, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किए दावे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल जस्टिफिकेशन विद सपोर्टिंग फैक्ट्स, यानी कि तार्किक और औचित्य एवं सहायक तथ्य। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए रिपोर्ट
रिपोर्ट राइटिंग, जो रिपोर्ट राइटिंग रहता है, रिपोर्ट लेखन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है, टू प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली, यानी कि तथ्यों को जो व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, और टू इंटरटेन रीडर्स, यानी कि पाठकों का मनोरंजन करना, या फिर टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स, व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त करना, या फिर ऑप्शन डी आपका टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पादों का प्रचार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फीचर इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन ए रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में जो कौन सा विशेषता जो है इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ओपिनियंस, यानी कि व्यक्तिगत विचार, इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना, या फिर ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठा, या फिर ऑप्शन डी आपका ह्यूमर, यानी कि हास्य। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा जो है आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली इंक्लूडेड इन ए रिपोर्ट, यानी कि कौन चीज़ जो है सामान्यतः रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, इंक्लूड रहता है। फिक्शनल स्टोरी, यानी कि काल्पनिक कहानियाँ शामिल रहता है। पोएम्स, कविताएं, जोक्स, यानी कि चुटकुले, या फिर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष एवं प्राप्त परिणाम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जो इंक्लूड रहते हैं, निष्कर्ष एवं प्राप्त परिणाम शामिल रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में जो किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज का अनौपचारिक भाषा, फॉर्मल एंड क्लियर लैंग्वेज औपचारिक एवं स्पष्ट भाषा, इमोशनल लैंग्वेज यानी कि भावनात्मक भाषा, या फिर पोएटिक लैंग्वेज यानी कि काव्यात्मक भाषा। तो हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे क्लियर लैंग्वेज और फॉर्मल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल एंड क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए रिपोर्ट शुड बी बेस्ड मेनली ऑन, जो एक रिपोर्ट होना चाहिए वो किस पे आधारित होना चाहिए, किस पे बेस्ड होना चाहिए। अजम्पशंस में, यानी कि अनुमान पर आधारित होना चाहिए। पर्सनल बिलीफ्स, यानी कि व्यक्तिगत मान्यताएं पर आधारित होना चाहिए, या फिर वेरीफाइड फैक्ट्स एंड एविडेंस, यानी कि सत्यापित तथ्य एवं प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, या फिर रूमर्स, यानी कि अफवाहों पर आधारित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरीफाइड फैक्ट्स एंड एविडेंस पर आधारित होना चाहिए, सत्यापित तथ्य एवं प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो किसी विशेष समस्या की जांच के बाद कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, या फिर इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, विक्रय रिपोर्ट, या फिर एनुअल रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंक्वायरी रिपोर्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट ब्रीफली स्टेट्स इट्स पर्पज, यानी कि रिपोर्ट का कौन सा भाग जो उसके उद्देश्य को संक्षेप में बताता है, यानी कि शॉर्ट में कौन सी चीज़ें बताती है ब्रीफली किसी भी रिपोर्ट के। तो इंट्रोडक्शन, परिचय, अपेंडिक्स, परिशिष्ट, या फिर रेफरेंस, संदर्भ, या फिर सिग्नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन जो परिचय होता है किसी भी रिपोर्ट का, वो जो एक ब्रीफ जानकारी देता है, एक संक्षेप में जानकारी देता है कि इस रिपोर्ट का क्या पर्पज है, इस रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है। तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में किसी चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे, किससे बचना चाहिए, किसे हम लोग शामिल नहीं करेंगे। एक्यूरेट डाटा को, सटीक आंकड़े को, या फिर लॉजिकल प्रेजेंटेशन, तार्किक प्रस्तुति, क्लियर हेडिंग्स, स्पष्ट शीर्षक, या फिर बाइस्ड स्टेटमेंट, यानी कि पक्षपातपूर्ण कथन। तो इसे हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो बाइस्ड स्टेटमेंट जो होते हैं इसे हम लोग इससे अवॉइड करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी मेक्स ए रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड। तो कौन सी क्वालिटी है, कौन सी गुण है जो रिपोर्ट को जो आसान, यानी कि समझने के लिए आसान बनाती है। तो क्लैरिटी, स्पष्टता, लेंथीनेस, यानी कि अत्यधिक लंबाई, या फिर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, जटिल शब्दावली, यानी कि कठिन शब्दावली, या ऑप्शन डी आपका इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लैरिटी। तो क्लैरिटी जो आपका क्वालिटी है जो भी रिपोर्ट को जो इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है, यानी कि समझने में आसान बनाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कंक्लूजन ऑफ ए रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन। तो जो आपका जो कंक्लूजन है कि निष्कर्ष होना चाहिए किसी भी रिपोर्ट का, तो वो किस पर आधारित होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। पर्सनल अजम्पशन पे, यानी कि व्यक्तिगत अनुमान पे होना चाहिए, या फिर इमेजिनेशन, कल्पना पर होना चाहिए, या फिर वेरीफाइड फाइंडिंग्स, यानी कि सत्यापित निष्कर्ष होना चाहिए, या फिर पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत पे आधारित होना चाहिए। तो इसका जो बेस्ड होना चाहिए रिपोर्ट का कंक्लूजन, यानी कि उनका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो वेरीफाइड फाइंडिंग, यानी कि सत्यापित निष्कर्ष पर रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्यापित निष्कर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स टू शो वर्क कंप्लीटेड। तो किए गए कार्य की प्रगति दिखाने के लिए नियमित अंतराल पर कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि दुर्घटना रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, या फिर इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, या फिर ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि लेखा परीक्षण रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अपीयर बिफोर द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट। तो औपचारिक रिपोर्ट के मुख्य भाग से पहले निम्नलिखित में से क्या चीज़ें होना चाहिए। जब भी आप फॉर्मल रिपोर्ट लिखेंगे तो उसके मेन भाग से, नहीं कि उसके जो बॉडी वाले पार्ट है उससे पहले आप क्या लिखेंगे, फाइंडिंग्स लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिशें लिखेंगे, या फिर टाइटल शीर्षक लिखेंगे, या फिर अपेंडिक्स लिखेंगे यानी कि परिशिष्टि लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइटल यानी कि शीर्षक को लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिकमेंडेशंस इन ए रिपोर्ट
आर बेस्ड ऑन, तो रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें किस पर आधारित होनी चाहिए, रिकमेंडेशन किस पर आधारित होना चाहिए, किस पे बेस्ड होना चाहिए। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर यानी कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर, वेरीफाइड फाइंडिंग्स पर, सत्यापित निष्कर्ष पर, र्यूमर्स पर यानी कि अफवाहों पर, या फिर इमोशनल ओपिनियंस यानी कि भावनात्मक विचार पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेरीफाइड फाइंडिंग्स पे होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच राइटिंग स्टाइल इज मस्ट सुटेबल फॉर रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट लिखने के लिए कौन सी लेखन शैली यानी कि सबसे उपयुक्त है, सबसे उचित है। डिस्क्रिप्टिव एंड फिक्शनल यानी कि वर्णनात्मक एवं काल्पनिक, पोएटिक एंड इमोशनल काव्यात्मक एवं भावनात्मक, ह्यूमरस एंड इनफॉर्मल यानी कि हास्यपूर्ण एवं अनौपचारिक, या फिर सिंपल प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव, सरल सटीक एवं वस्तुनिष्ठ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल सटीक एवं वस्तुनिष्ठ। तो इस तरह होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव रिपोर्ट, तो एक प्रभावी रिपोर्ट के लिए कौन सी चीज़ें कौन सी जो गुण है वो इसेंशियल है, जरूरी है। एक्यूरेसी शुद्धता, एक्सैगरेशन यानी कि अतिशयोक्ति, या फिर बायस यानी कि पक्षपात, या फिर ऑप्शन डी आपका गेस वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी होना चाहिए किसी भी रिपोर्ट को इफेक्टिव करने के लिए, ये चीज़ें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच रिपोर्ट इज कॉमनली प्रिपेयर्ड आफ्टर एन ऑफिशियल मीटिंग, तो ऑफिशियल मीटिंग के बाद कौन सी चीज़ें रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, कौन सी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। मीटिंग रिपोर्ट, बैठक रिपोर्ट, कंप्लेंट लेटर यानी कि शिकायत पत्र, या फिर इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र, या फिर पर्सुएसिव लेटर यानी कि प्रेरक पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीटिंग रिपोर्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, जब भी आप राइटिंग लिखेंगे तो उसके दौरान आप किस चीज़ को अवॉइड करेंगे, किस चीज़ से बचना चाहिए। तो रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग, तो हेडिंग तो आप लिखेंगे रिपोर्ट में, ये तो सही बात है। लॉजिकल सीक्वेंस, तो लॉजिकल सीक्वेंस भी लिखेंगे। अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, असत्यापित जानकारी, तो इसे हम लोग जो शामिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी मेक्स ए रिपोर्ट मोर रिलायबल, यानी कि कौन सी क्वालिटी है, कौन सी गुण है जो रिपोर्ट को और भी अधिक विश्वसनीय बनाती है, और भी रिलायबल बनाती है। एट्रैक्टिव लैंग्वेज यानी कि आकर्षक भाषा, या फिर सपोर्टिव एविडेंस सहायक प्रमाण, या फिर ऑप्शन सी आपका पर्सनल ओपिनियन यानी कि व्यक्तिगत विचार, या फिर ऑप्शन डी आपका यानी कि इमोशनल अपील यानी कि भावनात्मक अपील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग एविडेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहायक प्रमाण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट में सजेस्ट फ्यूचर एक्शन, तो रिपोर्ट का कौन सा भाग जो है भविष्य की कार्रवाई का सुझाव दे सकता है। टाइटल, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, या फिर आपका रिकमेंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए वेल रिटन रिपोर्ट शुड बी, यानी कि अच्छी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरह का जो एक वेल रिपोर्ट होना चाहिए, अच्छा रिपोर्ट होना चाहिए। लॉन्ग एंड इमोशनल यानी कि लंबी और जो भावनात्मक होनी चाहिए। इनफॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव यानी कि अनौपचारिक और वर्णनात्मक होना चाहिए। क्लियर, कंसाइज एंड फैक्चुअल यानी कि स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्यात्मक होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी आपका बाइस्ड एंड आर्गुमेंटिव यानी कि पक्षपातपूर्ण और विवादात्मक होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लियर, कंसाइज और फैक्चुअल होना चाहिए। एक वेल रिपोर्ट यानी कि वेल रिटन रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो यूनिट 3 के क्वेश्चन देखे जो कि आपका सेक्ट 3 पेपर था कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बात किए 51 से लेकर 100 तक, और ये यूनिट 3 का वीडियो खत्म हो गया। इसके बाद अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा, तो आप लोग जो अगर आपको PDF पढ़ना है बाकी यूनिट का, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से सभी PDF को डाउनलोड करके सभी को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।